नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है दोस्तों, वो हमारा कम्युनिकेशन का है और ये कम्युनिकेशन वाला यूनिट जो है हमारा यूजीसी नेट के पेपर 1 में आता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कम्युनिकेशन में किस तरीके की प्रोसेस होती है, यानी कि किस स्टेप में कम्युनिकेशन होता है, उसके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन के जितने भी टाइप्स थे, मैंने सारे के सारे टाइप्स आपको करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन के टाइप्स के बाद मैंने ये भी बताया था कि जो इफ़ेक्टिव क्लासरूम होता है तो उसमें कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें कुछ बाधाएं आती है जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं। तो वो एंट्रोपी के बारे में भी मैंने आपसे अच्छे से चर्चा की थी। ओके, अब आगे की प्रोसेस में देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जन मीडिया एवं समाज, यानी कि जो समाज में जो मीडिया चल रहा है, जो लोगों के लिए जो मीडिया चल रहा है और समाज की उसमें क्या हिस्सेदारी होती है, मीडिया समाज को कितना फ़ायदा कराता है, कितना नुकसान कराता है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं जन मीडिया एवं समाज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहती हूँ कि जो भी मीडिया का यहाँ से इक्वेशन आया हुआ है कि मीडिया कौन सी सत्ता है। ओके, तो जो हमारा लोकतांत्रिक जो प्रशासन है उसमें आपको पता होगा कि 4 स्टेप होते हैं। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं आज बता देती हूँ आपको। तो लोकतांत्रिक जो सत्ता है उसमें 4 सत्ताएं होती है, जिसमें सबसे पहली सत्ता होती है विधायिका। अब देखिए, विधायिका का मतलब क्या होगा, विधानसभा होगी। अब देखिए, विधानसभा का काम क्या होता है, तो कायदे बनाना होता है। क्या होता है, कायदे नियम जो भी होता है ना, तो वो कायदा नियम जो भी बोलते हैं वो कायदा नियम बनाने का काम कौन करता है, विधानसभा करती है। ओके, अब देखिए, उसी कायदा और नियम को फॉलो करवाने का काम कौन करेगा, तो कार्यपालिका करेगा। जैसे कि हमारे डीएम है, सीडीएम है ना, ये सारे लोग क्या करेंगे, ये सारे लोग ये जो विधायिका में से जो कायदा नियम बनाया गया है उस कायदा नियम का क्या करवाएंगे, पालन करवाएंगे हम लोगों के पास। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि रूल्स है कि आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल वहाँ पर लगा हुआ है और लाल लाइट हो जाए तो आपको रुक जाना है। ये क्या है, एक नियम है। ओके, तो ये नियम का पालन कौन करवाता है हमें, तो वहाँ पर जो आरटीओ वाले खड़े होते या तो फिर कोई भी नहीं होता तो भी हमें ये नियम पता होते हैं कि लाल लाइट होने से हमें रुकना है। ओके, तो ये नियम हम फॉलो करते हैं। ओके, ये फॉलो करवाने का काम कौन करता है, तो ये फॉलो करवाने का काम कार्यपालिका करती है ना। फिर देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी या फिर आपने कोई रूल्स रेगुलेशंस तोड़े, तो वहाँ का जो आपने जो गलती कर दी है उस गलती का न्याय, या फिर आपने कोई गलती नहीं की है और फिर भी आपको सज़ा मिल रही है, तो उससे बचने के लिए आपको कहाँ पर जाना होता है, न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका होगी। वो क्या करेगी, जो भी आपने नियम कानून तोड़े हैं उसकी आपको जो भी सज़ा देगी वो कौन देगी, न्यायपालिका देगी। ओके, अगर आप गुनहगार नहीं हो तो आपको दोषी नहीं ठहराएगी ये। ओके, नगर पालिका, अगर न्यायपालिका। अगर आप दोषी थे तो आपको सजा करने का काम कौन करेगी, सजा देने का काम कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। ओके, आपके साथ न्याय करने का काम करेगी न्यायपालिका। और चौथी जो सत्ता है वो है हमारी मीडिया। चौथी सत्ता कौन सी, हमारी मीडिया है। ओके, तो यहाँ से यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मीडिया जो है वो कौन सी सत्ता है। ओके, तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया। मीडिया जो है वो हमारी कौन सी सत्ता है, चौथी सत्ता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये जो 4 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, उन 4 स्तंभों में चौथा जो स्तंभ है वो हमारा है मीडिया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं।
सबसे पहले देख लेते हैं मीडिया का अर्थ क्या होता है। तो मीडिया शब्द लैटिन भाषा के मीडियम से बना है। मीडियम का मतलब क्या होगा, माध्यम होगा। ओके, यह शब्द सिर्फ रिपोर्ट्स को संबंधित नहीं करता है। देखिए ये जो मीडिया जो शब्द है वो सिर्फ किसी रिपोर्ट्स को ही संबंधित नहीं करता, लेकिन इससे भी ज़्यादा उसका अर्थ होता है। ओके, सामान्य अर्थ में हम यही कहता है मीडिया यानी कि रिपोर्ट्स, लेकिन रिपोर्ट्स अकेले उसका अर्थ नहीं होता है। अगर उसका विस्तृत अर्थ देखा जाए तो जहाँ पर प्रिंट हो, रेडियो हो, टेलीविज़न की सामूहिक रूप से बात की जाती है तो यह मीडिया बन जाता है। ओके, यानी कि प्रिंटेबल कोई भी चीज़ हो, यानी कि न्यूज़पेपर मान लीजिए। ओके, तो ये न्यूज़पेपर क्या है, हमारा मीडिया है। रेडियो है तो रेडियो क्या है, हमारा मीडिया है। फिर टेलीविज़न मान लो तो वो भी हमारा क्या है, मीडिया है। ओके, तो ये हमारे मीडिया है। उसी इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया शामिल होते हैं। इसमें ना कि सिर्फ प्रिंटेबल वस्तुएं ही इसमें सम्मिलित है, लेकिन इसमें क्या है, प्रिंटेबल वस्तु के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वस्तु भी इसमें क्या है, ऐड है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ मीडिया का अर्थ क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, मीडिया का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या होता है, तो सूचना उपलब्ध कराना। तो देखिए आपको पता है जो मीडिया है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया आपका, फिर आपका मान लीजिए जो टेलीविज़न हो गया, जो रेडियो पर जो प्रसारित होने वाले न्यूज़ होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये सारे हमें क्या बताते हैं, हमें सूचना उपलब्ध कराते हैं ना। वरना देखिए यहाँ पर अगर मीडिया ना होता है तो हमें ये पता कैसे चलता कि इस टाइम में कोरोना जैसी कोई महाबीमारी फैली हुई है देश में, है ना। तो वो हमें पता नहीं चलता। चलिए मान लीजिए किसी देश में कुछ भी घटना हो रही है तो उस घटना के बारे में हमें कैसे पता चलता, अगर मीडिया ना होता तो। मीडिया के माध्यम से हम अपने देश की, अपने राज्य की, अपने ज़िले की, अपने तहसील की, अपने गांव की सारी बातें जान सकते हैं। ओके, और ना कि अपने देश की, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, सारी बातें हम तक पहुंचती है। क्यों, मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। ओके, तो सूचना को उपलब्ध कराने का उद्देश्य किसका है, मीडिया का है। उसके बाद शिक्षित कराना है। तो शिक्षित कराना का मतलब क्या होगा कि ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जो समाज में शिक्षा फैलाती है ना। जैसे कि समाचार पत्र ऐसे आलेख प्रकाशित करते जो समाज से जुड़े हुए हो और साथ साथ समाज के सभी वर्गों को क्या करता है, शिक्षित करता है। ओके, तो ये जो होता है मीडिया का काम होता है शिक्षित करना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपने देखा होगा जो 22 वाली जो चैनल प्रसारित की जाती है टेलीविज़न में, ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, तो 22 के माध्यम से अगर आपको कोई चैनल प्रोवाइड की जाती है तो उसमें क्या होता है, एजुकेशन के लिए वीडियो प्रोग्राम्स वहाँ पर आते हैं। फिर आप देख लीजिए स्वयं प्रभा है ना। तो ये सारी जो चैनलें होती है वो किस तरीके आपको शिक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर मीडिया का मतलब, मीडिया का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षित कराना होता है। फिर उसका उद्देश्य मनोरंजन कराना भी होता है ना। ऐसा भी तो नहीं कि आपको सिर्फ शिक्षा ही वहाँ पर प्रोवाइड की जाए, वहाँ पर आपको मनोरंजन भी करवाया जाता है ना, ताकि आप मूवी देखते हैं या फिर कोई कॉमेडी सीरियल देखते हैं, कॉमेडी फिल्म देखते हैं या फिर कुछ संगीत सुनते हैं, तो ये क्या हुआ, ये आपका मनोरंजन हो रहा है ना। तो मनोरंजन कराना भी किसका उद्देश्य है, मीडिया का उद्देश्य है। इसी तरीके निगरानी करना, यानी कि कोई कुछ भी कर ले, मान लीजिए कोई कई जगह पर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी निगरानी भी मीडिया करता है। आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले हाथरस में एक घटना हुई थी, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, है ना। तो ये बलात्कार हुआ, ये बात हम तक कब पहुँचेगी। अब देखिए उसके गांव वाले तो हमें कहने नहीं आने वाले, है ना। अगर गांव वाले पास के गांव वालों तक अगर बात फैलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तक नहीं फैलती, लेकिन मीडिया के माध्यम से हर देश के हर एक राज्य में हर एक गांव के लोगों को पता हो गया कि हाथरस कांड हुआ है। ओके, तो ऐसी निगरानी करना भी किसका काम है, मीडिया का काम है। ओके, चलिए विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। आपने कभी देखा होगा, अगर आपने टीवी में देखा होगा तो न्यूज़ चैनलों पर डिबेट रखी जाती है। तो ये डिबेट किस टाइप की होती है,
है, मान लीजिए अभी चुनाव का माहौल आने वाला है तो डिबेट शुरू हो जाएगी कि भाई क्या हाल रहने वाला है इस बार, अब की बार क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो ये विचार विमर्श करने का मंच भी कौन उपलब्ध कराता है, मीडिया ही कराता है। ओके, तो ये इतने सारे मीडिया के उद्देश्य है। आई होप आपको मीडिया के उद्देश्य के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सोशल मीडिया की बात करते हैं दोस्तों। तो सोशल मीडिया में क्या होगा, तो जहाँ पर समाज से जुड़े हुई जो बातें होगी वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है। कुछ भी हो समाज के, हम पूरा समाज ही है, पूरा देश पूरा विश्व एक समाज ही तो है ना। जहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग उपस्थित होते हैं उसे ही हम समाज कहते हैं। ऐसा नहीं है ज्ञाति के आधार पर हम समाज बनाकर बैठ गए हैं, वही समाज है। समाज का मतलब क्या होता है, एक समूह होता है। समूह का मतलब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जहाँ पर उपस्थित हो उसे हम समाज कहेंगे, है ना। तो ये समाज में जो भी बातें फैलाता है, जो भी लोगों तक जो बातें पहुंचाता है वो मीडिया होता है। तो सोशल मीडिया अभी के समय में तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सोशल मीडिया में कौन कौन सी बातें आती है, जस्ट एग्जांपल के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो यूट्यूब है। तो आपको पता है यूट्यूब पर क्या होता है, वहाँ पर आपको वीडियोस मिलती है ना। तो वहाँ पर अलग अलग कंटेंट की अलग अलग कैटेगरी में आपको वहाँ पर वीडियोस मिलते रहते हैं, है ना। तो ये आपका यूट्यूब हो गया जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलती है ना। और ये इंटरनेट पर गूगल वीडियो के बाद अपने प्रकार का सबसे व्यापक स्थल है। आपको पता ही अभी के समय में अगर वीडियो के रिकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। आपको कोई भी जानकारी चाहिए यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको कोई भी जानकारी मिल जाती है, कोई भी लैंग्वेज में मिल जाती है। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और देखिए यहाँ पर यूट्यूब की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हुई थी आपकी नवंबर 2006 में हुई थी। कब हुई थी, नवंबर 2006 में हुई थी। और इसमें लाखों वीडियो उपलब्ध है। ओके, तो यहाँ पर टीवी के कार्यक्रम भी होते हैं, फिर टीवी सीरियल भी यहाँ पर होती है। ओके, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर होती है। तो इसे एक भंडार कहा जाता है। ओके, अलग अलग विषय का बहुत बड़ा भंडार होता है ना, वो भंडार यहाँ पर यूट्यूब में मिल जाता है। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं ब्लॉग की बात करते हैं। तो देखिए ब्लॉग जो होता है वो वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है। ये ब्लॉग ना उसे वेब ब्लॉग कहा जाता है। ओके, वेब ब्लॉग। तो वेब ब्लॉग अगर आपको पूछा जाए कि ब्लॉग का पूरा क्या विस्तृत नाम क्या है तो वेब ब्लॉग होगा। ओके, और अगर आपको ये पूछा जाए कि वेब ब्लॉग को संक्षिप्त में क्या कहा जाता है तो ब्लॉग कहा जाता है। ओके, तो देखिए ब्लॉग जो है वो अमेरिका में 1997 के दौरान इंटरनेट में प्रचलन में आया था। देखिए ये जो ब्लॉग है वो 1997 में आया था। कहाँ पर, तो अमेरिका की ये देन है। ओके, अमेरिका में आया था। ओके, तो देखिए अमेरिका में इंटरनेट में प्रचलन में आया था। ओके, इंटरनेट के माध्यम। अब देखिए वर्ष 1999 में पीटर मरहोज़, ये नाम भी आपको याद रखना है। 1999 में पीटर मरहोज़। ओके, मरहोज़। तो पीटर मरहोज़ ने ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट के लिए किया था। तो देखिए ये भी आपको याद रखने योग्य बात है कि 1999 में जो पीटर मरहोज़ थे उन्होंने क्या किया था, अपना पर्सनल ब्लॉग बनाया और उन्होंने क्या किया, अपनी पर्सनल वेबसाइट पर इस ब्लॉग का उपयोग किया था। और ब्लॉग शब्द इसी ने दिया था, पीटर मरहोज़ ने। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि ऑनलाइन जर्नल्स ही प्रकाशित होते थे। यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉग में क्या होते थे, जर्नल्स ही प्रकाशित होते थे। ओके, सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो जर्नल्स होते हैं वो जर्नल्स ही ऑनलाइन प्रकाशित किए जाते थे। फिर इसमें क्या हुआ, जिसमें इंटरनेट के भिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, प्रकाशित जो समाचार होते हैं, फिर मान लीजिए जानकारी इत्यादि लिंक होती थी
और फिर ब्लॉग लिखने वालों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी उसमें सम्मिलित होती थी। ओके, तो इतनी ये ब्लॉग की बात हो गई। फिर क्या हुआ कि ब्लॉग इसे इन्हें ही ब्लॉग कहा गया। देखिए, तो सबसे पहले मैं फिर से बता देना चाहूँगी 1997 में क्या हुआ था, अमेरिका में इसका जो प्रचलन किया गया था इंटरनेट में। लेकिन 1999 में पीटर मरहोज ने क्या किया, ब्लॉग शब्द प्रयोग किया। पहले इंटरनेट में उसे यूज़ तो किया जाता था, लेकिन इसे ये नाम नहीं दिया गया था कि ये ब्लॉग है। लेकिन ब्लॉग शब्द का प्रयोग किसने किया, तो पीटर मरहोज ने किया। ओके, कब किया, 1999 में किया। फिर क्या हुआ, तो उसने क्या किया, अपनी निजी वेबसाइट पर इस शब्द का उपयोग किया था। और फिर शुरुआत में ये क्या, ऑनलाइन जर्नल से प्रकाशित करते थे। ओके, और जहाँ पर जो प्रकाशित जो समाचार होते थे, जो भी समाचार उन्हें प्रकाशित करने थे वो समाचार दिए जाते थे। फिर जो भी लिंक वगैरह होती है वो लिंक दी जाती थी। और फिर उसमें जो भी ब्लॉग जिसने लिखा है, ये बातें जो सारी बताई हुई है, तो उस ब्लॉग लिखने वाले की संक्षिप्त में क्या थी, टिप्पणियाँ भी उसमें लिखी जाती थी। ओके, तो उसे ही यहाँ पर ब्लॉग कहा जाता था। अब देखिए, ब्लॉग लिखने वाले ब्लॉगर कहलाते थे। ब्लॉग लिखने वाले क्या कहलाते थे, ब्लॉगर कहलाते थे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ब्लॉगर कहलाते थे। ओके, ब्लॉगर कहलाते थे। ब्लॉग लिखने वाले क्या कहलाते थे, ब्लॉगर कहलाते थे। ओके, और एक ही विषय से संबंधित आंकड़ों और सूचनाओं का यहाँ पर क्या होता था, संकलन किया जाता था। इसीलिए जो ब्लॉग है वो क्या हो गया, तेज़ी से लोकप्रिय हो गया। और ब्लॉग लिखने वालों के लिए प्रारंभिक दिनों में क्या हुआ कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कुछ विषय, उदाहरण के लिए माना जाए कि HTML भाषा का जानकार होना आवश्यक था। ओके, तो यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी के विषय में अगर कोई जानकारी लगता था, यानी कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती है उसे अगर जानने वाला व्यक्ति था, वो उसे यूज़ कर सकता था। ओके, परंतु इसमें संभावनाओं को देखते हुए क्या हुआ कि ब्लॉग लिखने और उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ वेबसाइटों ने क्या किया, मुफ्त और यानी कि फ्री और एकदम सिंपल से उपकरण वहाँ पर उपलब्ध करा दिए, जिसमें क्या हुआ कि ब्लॉग लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान आवश्यक नहीं था। ऐसे भी कोई जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं जानता है वो भी अपना ब्लॉग बना सकता है और उस ब्लॉग में अपना जो भी सामग्रियाँ जो डालनी हो वो डाल सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से ये ब्लॉग की पूरी प्रोसेस होती है। फिर अगर आगे बताऊँ तो ब्लॉग जो है वो विश्व की सभी भाषाओं में, सभी कल्पनीय विषय में लिखे जाने लगे। फिर क्या होने लगा कि वहाँ पर पहले क्या होता था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही ब्लॉग में लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी एजेंसियाँ थी जिन्होंने क्या किया, मुफ्त में, और कुछ ऐसी वेबसाइट थी उन्होंने क्या किया कि मुफ्त में यानी कि फ्री में और सिंपल से उपकरणों के आधार पर क्या किया गया, वहाँ पर ब्लॉग पर आप कुछ भी लिख सकते थे। जिस तरीके से अभी अगर आपको ब्लॉग बनाना है और आप अभी ब्लॉग बनाते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि देखिए, मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती लैंग्वेज में वहाँ पर मेरा खुद का ब्लॉग बना सकती हूँ और उसमें सारी डिटेल्स अपनी जो भी, मान लीजिए मैं अभी आपको UGC नेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ, अगर मुझे हिंदी में वहाँ पर कुछ सामग्रियाँ उपलब्ध करानी है, PDF या फिर मेरे वीडियोस की लिंक है या फिर कुछ क्विज मुझे डालने हैं, तो ये सारी बातें मैं ब्लॉग में डाल सकती हूँ। ओके, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन बाद में ऐसा होने लगा। ओके, तो यहाँ पर अब क्या होने लगा कि सभी लोग अपनी कल्पनीय विषय में, अपनी जो भी विषय में जो कुछ भी लिखना है, जिस भी भाषा में लिखना है वहाँ पर लिखने लग गए। ओके, तो ब्लॉग को विश्व के आम लोगों में क्या मिल गई, भारी लोकप्रियता मिल गई। ओके, जब अफगानिस्तान और अमेरिकी हमले के दौरान एक अमेरिकी सैनिक ने अपने नित्य प्रतिदिन के युद्ध अनुभव को ब्लॉग पर नियमित प्रकाशित किया। देखिए, जब ऐसी कंडीशन बनी कि जो लोग हैं, कोई भी सामान्य लोग हैं जो कंप्यूटर का भाषा नहीं जानते हैं और वो लोग अगर ब्लॉग में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब अफगानिस्तान और अमेरिका पर जो
हमले हुए अफ़गानिस्तान पर जो अमेरिका ने हमला किया था, उस दौरान एक अमेरिकन जो सैनिक है उसने क्या किया था, अपना जो हर एक दिन के जो युद्ध के जो अनुभव होते थे, उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को उसने क्या कर दिया, ब्लॉग में रख दिया। तो ये बात थी हमारी ब्लॉग में। तो मैंने आपको बता दिया ब्लॉग किस तरीके का होता है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ट्विटर की बात करते हैं। तो चलिए, अभी के हाल ही के समय में ट्विटर भी बहुत ही फेमस है, क्योंकि हमारे जो मंत्री भी है वो भी मंत्री भी अपनी ट्वीट करके सारी बातें बताते हैं ट्विटर में। ओके, चलिए अभी आपने थोड़े ही दिन पहले देखा होगा कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल जी ने, उन्होंने भी ट्विटर में ट्वीट करके बताया था कि यूजीसी एनटीए एजेंसी नेट की एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराने वाली। ओके, तो ये ट्विटर की बात बता देती हूँ। तो ये जो है मुक्त सामाजिक नेटवर्किंग और सूक्ष्म ब्लॉगिंग सेवाएं, ये ना छोटा सा ब्लॉग जैसा ही होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और आप एक दूसरे को मैसेज होते हैं वो भेज सकते हैं। और यहाँ पर क्या होती है कि कुछ अक्षरों की लिमिट्स होती है। जैसे कि हम व्हाट्सएप में अगर किसी को मैसेज भी डाल देते हैं, तो लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर कुछ शब्दों की कोई लिमिट नहीं होती। जिस तरीके से आपने देखा, फेसबुक देख लीजिए, तो फेसबुक में क्या होता है कि वहाँ पर अक्षरों की किसी भी प्रकार की कुछ भी लिमिटेशन नहीं होती है। और जैसे ही आप फेसबुक में कुछ डालते हो, तो अगर पब्लिक में डालते हो तो सभी पब्लिक यानी कि देश विदेश के सभी लोग आपकी पोस्ट को वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, आपका नाम सर्च करेंगे तो उसे आपकी सारी पोस्ट वहाँ पर दिखेंगी। तो बस इसी तरीके का ट्विटर भी ऐसा ही कुछ होता है, उसमें भी ऐसे ही ट्वीट किया जाता है, लेकिन जो ट्वीट होगा ना वो बहुत ही शॉर्ट में होगा। उसके जो अक्षर होते हैं ना, उसकी अक्षरों की मर्यादा होती है और वो अक्षर होते हैं 140 अक्षर होने चाहिए। ओके, सब तक की बात नहीं है, यहाँ पर अक्षर की बात होती है। अक्षर में पता चलता है ना, देखिए जिस तरीके ये मैंने सोशल लिखा है तो ये एक अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है। ये सोशल पूरा है वो क्या है, 3 का एक वर्ड बना हुआ है, यानी कि ये शब्द है, सोशल शब्द है, लेकिन ये जो सो है वो एक अक्षर है। तो ऐसे 140 अक्षर तक ही आप वहाँ पर ट्वीट कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई आपकी ट्विटर की। चलिए उसके बाद देखते हैं, ट्विटर में इतना कुछ है नहीं कि इसके, हाँ ये बात बता देती हूँ कि इसकी जो स्थापना है ट्विटर की, वो किसने की थी। तो उसकी स्थापना की थी जैक डोर्से ने की थी। ओके, तो जैक डोर्से ने ट्विटर की स्थापना की थी। ओके, यहाँ पर बस इतना ही होता है। यहाँ पर लघु संदेश सेवा होती है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं फेसबुक को तो आप सब अच्छे से जानते हैं। फेसबुक का होते हैं उनकी स्थापना जो है किसने की थी, वो भी आपको अच्छे से पता है। जो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की हुई थी। और वो किसके विद्यालय थी, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। ओके, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे, स्टूडेंट थे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फेसबुक की स्थापना किसने की थी, क्योंकि बहुत ही फेमस है। फेसबुक और व्हाट्सएप ये दोनों तो बहुत ही फेमस हो चुके हैं ना। तो फेसबुक की स्थापना किसने की थी, तो मार्क जुकरबर्ग जी ने की है। और वो किसके, कहाँ के विद्यार्थी थे, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वो क्या थे, विद्यार्थी थे। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको सारी की सारी आप मैसेज भी कर सकते हो, अपनी राय भी दे सकते हो, वीडियोस भी डाल सकते हो। ओके, एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकते हो। तो ये फेसबुक का आपका माध्यम बन गया। ओके, यहाँ पर निःशुल्क सेवा है, यानी कि फ्री सेवा है। यहाँ पर एक बात एक और भी है कि अगर आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं या फिर आप फेसबुक को डिलीट कर देते हो अपने मोबाइल में से, तो
तो फिर जाकर जब भी आप उसे इंस्टॉल करोगे तो आपकी जो पुरानी जो मैसेजेस होंगे, आपने जो भी पोस्ट डाली होगी पुरानी, वो भी आपको वहाँ पर फिर से दिखने लगेगी। यानी कि मान लीजिए आप कंपेयर करो अगर व्हाट्सएप के साथ, तो अगर आपने एक बार व्हाट्सएप डिलीट कर दिया तो अगर आप वहाँ पर देखिए बैकअप करते हो तो वहाँ पर बैकअप आ जाएगा। अगर बैकअप का सेटिंग आपने व्हाट्सएप में नहीं किया हुआ है तो आपका बैकअप नहीं आएगा, यानी कि जो अगले जो पिछले जो मैसेजेस होते हैं वो सारे व्हाट्सएप में डिलीट हो जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फेसबुक में ऐसा नहीं होता है। फेसबुक में क्या होता है, अगर चाहे कितनी भी बार आप फेसबुक को डिलीट कर लो, ओके, फेसबुक को डिलीट कर लो, फिर भी आप जब भी उसे इंस्टॉल करोगे तो आपकी जो पिछले जो भी पोस्ट होंगी वो सारी की सारी ऐसे की ऐसी जैसे आपने डाली थी वैसे की वैसी वहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी। ओके, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो हमारे माइंड में हम फिट रखते नहीं है ना ऑलवेज, क्योंकि हमारे माइंड में हर रोज़ कुछ नया 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 ऐड करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें याद ना रखना पड़े तो आपको एक ही काम करना चाहिए, मैं तो यही बोलती हूँ, फेसबुक में डाल लो, 4 साल के बाद उसे ढूंढो तो भी वहाँ से आपको मिलेगी कि हाँ इस टाइम पर इस डेट को मैं यहाँ पर था या फिर यहाँ पर गई थी, ये कुछ हुआ था मेरे साथ, ये सारा प्रूफ के साथ वहाँ पर आपको फेसबुक में मिल सकता है। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की तो आपको पता ही है, अभी तो बहुत सारी उसमें फीचर आने लगे हैं ना, स्टेटस लगाना, फिर वीडियोस डालना, फिर लिंक्स डालना, फिर मैसेजेस करना एक दूसरे के साथ। ओके, यहाँ पर प्राइवेसी होती है, अगर आपका जो भी नंबर है या फिर आपकी जो भी स्टेटस होता है, आपकी जो डीपी होती है वो अदर पर्सन ना देखे तो उसके लिए आपको अपने कांटेक्ट में से उसे हटाना पड़ता है, और फिर आप अपने माय कांटेक्ट करते हैं तो भी वहाँ पर आपको दिखने को मिलता है। ओके, तो ये व्हाट्सएप जो है वो भी मैसेजिंग सेवा है। ओके, यहाँ पर और ये जो व्हाट्सएप होगा वो सिंपल से मोबाइल में वैसे भी नहीं चलेगा, फेसबुक भी नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एंड्रॉयड मोबाइल की यानी कि स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए यहाँ पर और देखिए यहाँ पर एक और जानकारी दे देती हूँ कि व्हाट्सएप की जो स्थापना हुई थी ना वो 2009 में व्हाट्सएप इंक द्वारा हुई थी। देखिए यहाँ पर एक बात और भी याद रखिए, व्हाट्सएप की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 2009 में हुई थी, और व्हाट्सएप इंक द्वारा, व्हाट्सएप ये याद रखिएगा, व्हाट्सएप इंक, सॉरी इंक, ओके, इंक, व्हाट्सएप इंक द्वारा हुई थी। ओके, इंक द्वारा हुई थी। तो यहाँ पर लेकिन क्या हुआ, ये 2009 में व्हाट्सएप इंक द्वारा इसकी जो स्थापना हुई थी, लेकिन 2014 की बात की जाए तो 2014 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया। ओके, यानी कि फेसबुक ने इसका क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। कब किया, तो 2014 में कर दिया। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आती है बात विकीपीडिया, बहुत बड़ा खजाना है विकीपीडिया, तो कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन करे तो सब जाते हैं विकीपीडिया पर और जाके ढूंढ लेते हैं। ओके, तो विकीपीडिया जो है वो इंटरनेट आधारित मुक्त विश्वकोश है। विश्वकोश है, क्या है, विश्वकोश, जहाँ पर आपको विश्व की सारी बातें आपको वहाँ पर मिल जाती है। मान लीजिए आपको यूट्यूब के बारे में जानकारी लेनी है तो जाइए गूगल पर और लिख दीजिए यूट्यूब विकीपीडिया। ओके, यूट्यूब विकीपीडिया लिख दीजिए तो आपको यूट्यूब के बारे में सारी की सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएंगी कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी, किस तरीके से हुई थी, उसमें क्या क्या होते हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर विकीपीडिया से मिल जाती है। मान लीजिए कि आपको सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो जाइए गूगल में और गूगल में जाकर आप लिख दीजिए सोशल मीडिया जैसे लिखेंगे तो सोशल मीडिया विकीपीडिया लिख दीजिए तो वहाँ पर आपको सोशल मीडिया के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, तो ये था आपका विकीपीडिया। जहाँ पर क्या हुआ देखिए यहाँ पर आगे बता देती हूँ कि जनवरी 2001 में पहली सामग्री अंग्रेजी में यहाँ पर लिखी गई थी। देखिए सबसे पहले बता देती हूँ ये एक मुक्त विश्वकोश है जिसे GNU सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा जारी किया गया है। ओके, GNU सॉफ्टवेयर, ये भी याद रखिएगा क्योंकि अभी के समय में इसी का ज़्यादा यूज़ होता है विकीपीडिया का। तो GNU सॉफ्टवेयर लाइसेंस
ओके, GNU सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा इसे जारी किया गया था, किसे, विकिपीडिया को। ओके, और जनवरी 2001 में इसकी पहली सामग्री जो थी वो कौन सी लैंग्वेज में, तो अंग्रेजी लैंग्वेज में जारी की गई थी। ओके, और इसकी जो संरचना है वो प्रामाणिक, उपयोगी, परिवर्तनशील तथा पुनर्वितरण के लिए मुक्त तथा बहुभाषी होने के कारण तेजी से लोकप्रिय में होती चली गई। देखिए यहाँ पर क्या होती है, जो भी सामग्री होती है ना वो प्रामाणिक होती है, ऐसे ही वहाँ पर नहीं डाली जाती। ओके, तो ये प्रामाणिक माहिती होती है और फिर उपयोगी भी होती है। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि अभी के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र भाई मोदी है, मान लीजिए नेक्स्ट टाइम पर प्रधानमंत्री जी बदल चुके, तो नेक्स्ट टाइम पर जब भी प्रधानमंत्री जी बदल जाएंगे तो वहाँ पर विकिपीडिया में भी वो माहिती होगी, वो इन्फॉर्मेशन होगी, वो ऐड हो जाएगी। यानी कि अभी हाल के समय में आप अगर विकिपीडिया में देखेंगे तो बताएंगे कि अभी के जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र भाई मोदी है। ओके, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अभी बता रही हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी है, ये विकिपीडिया में बता रहा। मान लीजिए अगली बार प्रधानमंत्री जी अगर बदल जाते हैं तो विकिपीडिया में वहाँ पर बदल जाएंगे प्रधानमंत्री, वहाँ पर फिर लिखा, वहाँ पर चेंजिंग कर दिया जाएगा और फिर लिखा जाए कि अभी के प्रधानमंत्री ये पर्सन है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर परिवर्तनशीलता होता है, जैसे जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें जैसे जैसे चेंजिंग होता रहता है वैसे ही तुरंत विकिपीडिया में भी चेंजिंग होता रहता है। ओके, यानी कि वो कैसी है, परिवर्तनशील है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि पुनर्वितरण, वो भी पुनर्वितरण के बारे में अभी आपको परिवर्तनशील में बताया वही होता है। ओके, और बहुभाषी भी है इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी में ही होता है, आप गुजराती में भी डाल दो, आप हिंदी में भी डाल दो, मराठी में भी डाल दो, तो वो सभी लैंग्वेज में वो विकिपीडिया आपको मिलेगा। ओके, तो ये बहुभाषी होने के कारण क्या हो गई, लोकप्रिय हो गई, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग अपनी खुद की जो लैंग्वेजेस होती है, तो हर बच्चा जो होता है, हर व्यक्ति जो होता है अपनी स्टेट की लैंग्वेज में पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्हें मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती है तो अपनी स्टेट की जो लैंग्वेज है उसके माध्यम से भी वो विकिपीडिया से क्या कर सकता है, वो जानकारी इकट्ठा कर लेता है। इसीलिए वो जो विकिपीडिया है वो अभी के समय में क्या हो गई है, बहुत ही लोकप्रिय हो गई। ओके, और हिंदी विकिपीडिया की जो उपलब्ध कराया गया है उसकी डेट भी बता देती हूँ। तो ये हमारी जुलाई में हुई थी, यहाँ पर लिखती हूँ। ओके, जुलाई 2003 में। ओके, जुलाई 2003 में हिंदी विकिपीडिया वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ओके, यानी कि हिंदी में विकिपीडिया की जो सामग्रियाँ थी वो उपलब्ध कराई गई थी। ओके, और आज ये विश्व की प्राय समस्त भाषाओं के लिए उपलब्ध है, हर एक भाषा में ये विकिपीडिया उपलब्ध है। और वर्तमान समय में सामग्री अनुक्रमों के आधार पर हिंदी विकिपीडिया का स्थान 100 से अधिक लेखों की सूची वाले देश पर है। ओके, यानी कि 100 से अधिक जो लेख होते हैं उस सूची के वाले देश पर विकिपीडिया का नाम है। ओके, हिंदी विकिपीडिया का स्थान है, जबकि जाहिर है कि अंग्रेजी है वो 3,47,184। ओके, अंग्रेजी में जो सामग्री उपलब्ध है वो इतनी है, 3,47,184। ओके, तो इतनी सामग्री इंग्लिश में है, जबकि हिंदी में उससे थोड़ी सी कम है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चलती है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड स्थान पर ये भी माना जा सकता है कि हिंदी सेकंड स्थान पे है विकिपीडिया में। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं, टेलीग्राम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वो भी एक सोशल मीडिया का ही भाग है, अभी के समय में टेलीग्राम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आपको पता है टेलीग्राम में आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर दे सकते हो, फिर आप ऐसे कॉलिंग भी कर सकते हो। जिस तरीके से व्हाट्सएप का फीचर है ना, वैसा ही आपको टेलीग्राम का फीचर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी आपकी बनी रहती है। यानी कि आप अपना नंबर अगर मान लो कि आप ये चाहते हो, आप कोई ग्रुप चला रहे हो और आप ये
ये चाहते हो कि ग्रुप के कोई भी सदस्य मेरा नंबर ना जान पाए, तो यहाँ पर ये प्राइवेसी की सिस्टम अच्छी है, यानी कि आप वहाँ पर कोई भी पर्सन है वो वहाँ पर आपकी प्राइवेसी को हटाकर आपका नंबर नहीं देख सकता। ओके, तो ये बात हो गई टेलीग्राम की, क्योंकि ये जाहिर सी बात है व्हाट्सएप जैसी है। यहाँ पर एक और सिस्टम अच्छी है व्हाट्सएप से ज़्यादा, कि यहाँ पर क्विज भी आप करा सकते हो। ओके, जो हमारे यहाँ भी डेली क्विज होती है वो टेलीग्राम में ही होती है, तो आप सबको टेलीग्राम के बारे में भी पता होगा। तो ये सारी बातें दोस्तों हो गई हमारी सोशल मीडिया की। ओके, चलिए अब देखिए सोशल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि कोई भी बात होती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में होती है। ओके, तो कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का भी ऐसा ही है कि फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। तो फ़ायदा किस तरीके से है, तो हम अपने दोस्तों और सगे संबंधियों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। उसकी अभिव्यक्ति की यहाँ पर क्या होती है, आज़ादी होती है। आप अपनी अभिव्यक्ति में आप अपने विचारों को किसी भी प्रकार से वहाँ पर रख सकते हो, वो आप आज़ाद होते हैं उसमें। ये मनोरंजन का साधन है, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर ज्ञान का भंडार, यहाँ से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पढ़ाई करने का एक नया तरीका है, जिस तरीके से आप यूट्यूब के माध्यम से मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये एक पॉजिटिव वे है। ओके, धन कमाने का नया साधन है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे धन भी कमाते हैं, मनी भी कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो यूट्यूब पर क्लासेस चलाते हैं और फीस वगैरह रखते हैं, और फिर उससे भी वो अपना क्या करते हैं, धन कमाते, पैसा कमाते हैं ना। तो ये बात हो गई सकारात्मक प्रभाव की। और फिर व्यापार बढ़ाने का भी एक नया साधन है ना, अपना जो व्यापार बिजनेस बढ़ाना है तो उसके सोशल मीडिया के माध्यम से हम अच्छे से अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से नकारात्मक प्रभाव की बात की जाए, यानी कि नेगेटिव वे की बात की जाए, तो यहाँ का क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहली सबसे बुरी की बुरी अगर बात की जाए तो ये एक आदत बन जाती है, लत बन जाती है। इसे हम व्यसन भी कह सकते हैं। ओके, तो आपने सभी ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, 2-2 मिनट पर, 2-2 मिनट तो नहीं कह सकते, 30-30 सेकंड पर व्हाट्सएप में मैसेज चेक करते होते हैं। फिर अगर कोई गर्लफ्रेंड है अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, या फिर कोई बॉयफ्रेंड है अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो पूरा का पूरा दिन इसी में चला जाता है, तो उसे पता नहीं चलता है कि यार ये क्या हो गया है ना। फिर उसका जो भी काम होता है वो तो साइड पे रह जाता है। हम अभी पढ़ाई करते हैं तो भी यही होता है ना कि सोशल मीडिया का हम यूज़ करते रहते, तो हमारी पढ़ाई का जो टाइम होता है वो तो ऐसे ही चला जाता है। अभी आपको मिले हैं 3 महीने मिले हैं, तो 3 महीने में से आपका 15 दिन तो चले गए हैं, अब रहे आपके 2.5 महीने। अब देखिए 2.5 महीने में आपको प्रिपरेशन अगर बिना सोशल मीडिया के ऐसे ही करनी है तो आप ऐसे ही रीडिंग तो कर दोगे, है ना। लेकिन क्या होता है, हम पूरा दिन, अब देखिए कुछ हमारे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, पूरा दिन टेलीग्राम में घूमते रहते, इस ग्रुप में से दूसरे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में से तीसरे ग्रुप में, ऐसे तरीके से वो घूमते ही रहते, फिरते ही रहते और पढ़ाई कुछ नहीं करते। हाँ, पढ़ाई के साथ आप घूमो फिरो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग तो बस ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका नुकसान होता है ना। तो ये एक आदत हो जाती है, एक लत हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक भी ये सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करते रहते हैं। ओके, अगर आप अपने फ़ायदे के लिए ये सोशल मीडिया का यूज़ करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सोशल मीडिया का यूज़ करने से आपको कोई नुकसान हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी पढ़ाई में बाधाएं आ रही है, तो ये बात आपको सोचनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव, आपको वहाँ पर नेगेटिव वे पर आप चल रहे हो। ओके, फिर धन की भी हानि होती है ना। यहाँ पर धन की भी हानि होती है, क्योंकि जितना इंटरनेट यूज़ करोगे उतना ही पैसा लगता है ना। फिर समय की भी हानि होती है, मैंने अभी बताया कि समय की हानि होती है। ये लोगों को गैर जिम्मेदार भी बनाता है, यानी कि जो लोग जिम्मेदार होते हैं उनको गैर जिम्मेदार भी बनाता है। पूरे दिन ऐसे सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं, तो उनका खुद का जो भी काम होता है, घर में काम होता है, फिर जॉब में जो काम होता है, तो वो सारा काम टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियाँ भी अच्छे से नहीं निभा पाते हैं ना। तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव वे पे हो गया। झूठ या अफवाह का तीव्र प्रचार प्रसार हो जाता है कि कोई
कोई ऐसी फेक न्यूज़ डाल देता है तो सब लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं। और फिर ये सोशल मीडिया तो ये ऐसा माध्यम है ना, तो चुटकियों में गिनती के कुछ टाइम यानी कि 30 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है कि पूरे देश में एक ही जो अफवाह फैलानी होती है ना, तो 30 सेकंड में अफवाह फैल जाती है। ओके, तो ये बात, अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया बहुत 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 ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ओके, और उसके कारण क्या होता है, समाज में तनाव भी उत्पन्न होता है। देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नेगेटिव ही अफवाहें फैलाता है, कुछ टाइम पर ऐसे भी अफवाहें फैलाई जाती है जिससे समाज का फ़ायदा भी हो सके। जिस तरीके मान लीजिए जो कोरोना है, तो शुरुआत में कोरोना के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती थी, बहुत सारी सबको कहा जाता था कि कोरोना ऐसा है, तो सबके मन में डर पैदा हो गया था। और जैसे मन में डर पैदा हो गया तो लोगों के मरने की संख्या में भी ज़्यादा बढ़ावा हो गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों को ये बताया गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोरोना से कुछ भी नहीं होता है, हम ऐसे ही डरते रहते हैं, तो सब लोग अपना अपना जो भी हौसला था वो बढ़ाने लगे। और अब देखिए कोरोना की स्थिति कैसी नॉर्मल सी लग रही है ना। अब किसी को कोरोना से डर नहीं लगता। तो ऐसे एक साइड से उसका पॉजिटिव वे भी है और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो नेगेटिव वे भी है। ओके, फिर उसके बाद देखिए, तो समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया जाता है ना। तो एक समाज के बारे में दूसरे समाज में कंपेयर की जाती है कि एक समाज ऐसा है, वो समाज ऐसा है। तो ये सारी नेगेटिव बातें भी यहाँ पर होती रहती है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ओके, आई होप आपको सोशल मीडिया और मीडिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है और वो भी मैंने आपको बता दिया कि मीडिया जो होती है वो कौन सी सत्ता होती है। तो हमारी चौथी सत्ता होती है लोकतंत्र की। ओके, लोकतंत्र की ये चौथा स्तंभ है या फिर चौथी सत्ता है। ओके, चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।